नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना काफ़ी पहले यानी आज से करीब 11 साल पहले की है। जनपद है गोरखपुर और तारीख है 11 जून 2011। थाना कैंट है गोरखपुर का। इंजीनियरिंग कॉलेज उस इलाके का नाम है। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है लेकिन आसपास के इलाके को इंजीनियरिंग कॉलेज ही कहते हैं। सिंघाड़िया के एक जंगल में एक महिला की लाश बरामद हुई। इसका सिर सिर क्या बल्कि इसका चेहरा धारदार हथियार से बुरी तरह छत विछत किया गया था। शायद ऐसा जानबूझ के किया गया था कि इस शव की पहचान न हो सके। बाकी उसके कपड़े, उसकी जो उसने शलवार कमीज और हाथ में जो कंगन और बाकी सब जूते पर्स, ये सब उसके बिल्कुल सही थे। कोई सामान उसमें से गायब नहीं था। हल्ला हुआ तो ये पता लगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम कॉलोनी इलाके से गायब एक 24 साल की महिला शिखा दुबे। ये कई दिन से गायब है और ये लाश उसकी ही हो सकती है। पुलिस को भी इसमें शक इसलिए नहीं था कि शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे ने थाने पर जो गुमशुदगी लिखवाई थी उसमें जिन कपड़ों का जिक्र था वही कपड़े उस लाश पर पड़े हुए थे। राम प्रकाश दुबे को इत्तला की गई। राम प्रकाश दुबे अपने पूरे परिवार के साथ शव को देखने गए। उन्होंने बताया कि यह शव शिखा दुबे का ही है। कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब कपड़े वही हैं, चप्पल वही है, पर्स जो साथ में है वो वही है और सबसे बड़ी बात कि गले में एक काले धागे में एक ताबीज छोटी सी बनवा कर उसे पहनाई गई थी वो भी वही है। हालांकि चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। मोहल्ला भी एक मत हो गया कि हाँ ये बिल्कुल शिखा दुबे है। शव को सील किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेमरेज एंड शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी-मॉर्टम इंजरीज caused by hard and blunt object। शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे ने सारे संस्कार कर डाले और एक एफआईआर भी इस संबंध में लिखाई। उन्होंने अपने मोहल्ले के ही एक लड़के दीपू यादव, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसको बइश्तवा में लिखवाया। यानी शक व्यक्त किया, शंका व्यक्त की, शक का इजहार किया कि मुझे इस लड़के पर शक है कि इसी ने मेरी बेटी की हत्या की होगी। पुलिस दीपू यादव के घर पे गई। दीपू यादव घर पर नहीं मिला। घर वालों ने बताया कि साहब कल ही से यह हल्ला है कि यह मर्डर दीपू यादव ने किया है, इस वजह से वो डर कर कहीं भाग गया है। आप परेशान मत होइए, वो जल्दी ही आ जाएगा। घर वालों से उसके मोबाइल नंबर की जानकारी की गई। उन लोगों ने मोबाइल नंबर भी दे दिया। एक ही मोहल्ले के थे इसलिए मोबाइल नंबर से बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा। घटना के समय लड़की भी वहीं पर थी जिस समय उसका भागा जाना उनके पिता ने गुमशुदगी में लिखाया था और लड़का भी वहीं था। एक ही टावर के दोनों सिग्नल थे, इसलिए यह पता करना मुश्किल था कि घटना स्थल तक वो गया था कि नहीं गया था। बात वहीं पर खत्म हो गई। पुलिस ने 4-6 दिन इंतजार किया। हर दिन दीपू यादव के घर वालों को बुलाया, कहाँ है, कोई बात तो नहीं हुई है। फिर जब हफ्ते भर हो गए
तो दीपू यादव के पूरे परिवार का भी नंबर उसकी एनालिसिस के लिए लिया गया, सर्विलांस पे लगाया गया कि कहीं से वो कॉल करेगा अपने घर वालों को तो पता लग जाएगा कि वो किस नंबर से है और क्या लोकेशन है। लेकिन दीपू यादव ने यह चालाकी की कि उसने किसी से कोई भी बात नहीं की। धीरे धीरे शिखा दुबे के परिवार वालों का दबाव बढ़ता गया कि लड़की के हत्यारे का पता लगाया जाए। काफी टाइम हो गया लेकिन पुलिस लोकेट नहीं कर पा रही थी। पुलिस बार बार यही कहती थी कि जब वो कॉल करेगा तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। वो कहाँ है घर वाले बता नहीं पा रहे हैं और वो किसके साथ है ये भी घर वाले नहीं बता पा रहे हैं। बहरहाल समय बीतता गया। लगभग 1.5 महीने बाद दीपू यादव ने एक कॉल अपनी बहन को की। नंबर सब लगे हुए थे, नंबर का पता लग गया। पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया। पता लगा दीपू यादव सोनभद्र जिले में है, किसी खदान में। वहाँ तमाम गिट्टी की, तमाम सीमेंट के क्लिंकर की खदानें हैं। वहीं पर डाला सीमेंट फैक्ट्री भी है। तो बहुत ढेर सारा लेबर रहता है, बहुत ढेर सारी खदानें हैं। वहीं उसकी लोकेशन मिली। कैंट पुलिस का एक पूरा दल सोनभद्र पहुंच गया और लोकेट करते करते आखिर किराए के कमरे में उसने दीपू यादव को लोकेट कर लिया। पुलिस ने जब दबिश दी, जब रेड की, तो घर के भीतर दीपू यादव के साथ साथ शिखा दुबे भी थी। वही शिखा दुबे जिनके लाश की पहचान उनके पिता राम प्रकाश दुबे ने की थी। पुलिस अचरज में पड़ गई। पुलिस ने बताया कि तुम्हारे बाप ने तो पहचान भी लिया, 13वीं भी कर दी, सारा संस्कार कर दिया, तुम जिंदा कैसे हो? शिखा साफ मुकर गई। उसने कहा, मुझे इसके बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार मेरे पिता ने कैसे किसी दूसरी महिला की लाश को ये पहचान के अंतिम संस्कार कर दिया कि ये हमारी बेटी शिखा दुबे है। बहरहाल दोनों को पकड़ के थाने पर लाया गया। गोरखपुर आते ही पुलिस ने अपना काम शुरू किया। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि सामान्य तरीके से मानवाधिकार के सारे नियमों का पालन करने के बाद किसी अपराधी ने कभी अपने से अपने गुनाह को कबूल नहीं किया है। जब तक फैक्ट्स से उसको रूबरू न कराया जाए, जब तक फैक्ट्स के आगे वो घुटने टेक न दे, चाहे सीडीआर की लोकेशन की गलती हो, चाहे उसकी अपनी बताई हुई कहानी कहीं झूठ निकल जाए, तब तक वो कतई नहीं सच उसके जुबान पर आता। लेकिन वही है, पुलिस जब अपने पर आती है, अलग अलग श्रेणियों की पूछताछ शुरू करती है, तो कोई किसी श्रेणी में टूट जाता है, कोई किसी श्रेणी में टूट जाता है, जिसको मैं बराबर अपने दर्शकों को, परिवार के सदस्यों को श्रेणीबद्ध पूछताछ बताता हूं। दीपू यादव के साथ भी श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई। मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि जब एक साथ कई अपराधियों ने क्राइम किया हो तो सबकी अलग अलग पूछताछ की जाती है, चाहे वो सामान्य पूछताछ हो, चाहे श्रेणीबद्ध पूछताछ हो। उसका कारण यह है कि अलग अलग बात करने में उनके जो बयान हैं, उनके कंट्रडिक्शन साफ निकल आते हैं और उन्हीं कंट्रडिक्शन से जब आप रूबरू कराएंगे अपराधियों को तो फिर असली बात सामने आ जाएगी। यही कारण था कि उन दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। अलग अलग पूछताछ में
दोनों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई और फिर जो उनके बयानों का डिफरेंस था, जब उस पर पूछताछ शुरू हुई श्रेणीबद्ध पूछताछ के साथ, तो बातें खुल गई। शिखा दुबे ने यह बताया कि उसको दीपू से प्यार हो गया, दोनों के संबंध हो गए, दोनों एक दूसरे के लिए कस्में खाने लगे, 7 जन्म तक एक साथ रहने के कस्में वादे शुरू हुए। लेकिन एक की जाति दूसरी, दूसरे की जाति दूसरी। दोनों ही ये जानते थे कि उनका समाज इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उन्हें साथ साथ रहना था। समाज को पता न लगे, समाज को भनक न लगे और वो साथ साथ रह लें, इस फिराक में इन दोनों ने एक गहरी साजिश शुरू कर दी। एक बहुत गंभीर, एक बहुत जिसे कहते हैं खतरनाक प्लान बनाया। दोनों ने तय किया कि शिखा की कद, काठी, रंग, उसका जो वेट है, उस कदकाठी की एक लड़की कहीं से लाई जाए और उसे मारकर यह बता दिया जाए कि यह शिखा मर गई, और फिर हम दोनों कहीं भागकर एक साथ रह लेंगे। दीपू का एक दोस्त जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, जिसका नाम सुग्रीव था, वो अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था। सोनभद्र में मजदूर, चूंकि मैंने बताया मजदूर बहुत हैं, महिला भी हैं पुरुष भी हैं, महिला मजदूरों को वहां रेजा कहा जाता है। रोज काम करने वाली या रोज काम करने वाले रेजा की संज्ञा उनको दी जाती है। सुग्रीव ने बताया कि वहां रेजा बहुत हैं और हम इसकी कदकाठी की कोई रेजा छोटे पैसे या थोड़े पैसे में यहां ले आएंगे। बताया कि वहां पर रेजा बहुत बड़ी संख्या में काम करने के लिए उपलब्ध हैं। मैं उनमें से पता कर लूंगा कि शिखा की कद, काठी और रंग की कोई रेजा मिलेगी, मैं ले आऊंगा। और सुग्रीव ने यही किया। पूजा नाम की एक महिला मजदूर, जिसे स्थानीय भाषा में रेजा कहते हैं, जो वहाँ क्लिंकर की भट्टियों में, सीमेंट की फैक्ट्री में और तमाम और खनिज के वहाँ बहुत उत्पाद निकाले जाते हैं, उनमें वो काम करती थी। उसकी 3 साल की एक बच्ची भी थी। दीपू और सुग्रीव ने उसे गोरखपुर में 3000 रुपए में नौकरी का लालच दिलवाकर उसे वो गोरखपुर तक ले आए। 10 जून की रात में पूजा को ट्रक से कूड़ा घाट लाया गया। उधर शिखा को लेकर दीपू कुसुमी जंगल में भाग कर आ गया। शिखा ने वहां जो कपड़े पहन कर आई थी वो कपड़े उतार दिए, सारे नए कपड़े पहन लिए और ट्रक के भीतर ही पूजा को यह कहा कि चूंकि बहुत अच्छे घर में तुम्हें काम करने के लिए ला रहे हैं, ये तुम्हारे मैले कुचैले कपड़े ठीक नहीं हैं, तुम इसको बदल लो। शिखा के सारे कपड़े जो उसने तुरंत उतारे थे वो पूजा को पहना दिए गए। गले में वो ताबीज भी पहना दी गई जो पूजा ने, जो शिखा ने उतारे थे। पूजा ने पूछा भी कि इस ताबीज का क्या मतलब है, मैं क्यों पहनूं? तो उसको कहा गया कि ठीक है, रहने दो, तुम हमें दे दो। उसे फिर ले लिया। शिखा का बैग, शिखा का चप्पल, ये सब जब एक जगह इकट्ठा कर लिया तो ट्रक के भीतर ही पूजा की पहले गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर उसके चेहरे को चाकुओं से और ट्रक में इस्तेमाल कर किए जाने वाले, ट्रक की जो ड्राइवर होते हैं वो हथौड़ा रखते हैं,
उससे बुरी तरह से छत विछत कर दिया। ट्रक के खलासी बलराम भी, उसको भी 10,000 रुपए की लालच दी गई, तो उसने सब चीजें अरेंज करके मारने के बाद शिखा का पर्स, शिखा के चप्पल, शिखा पैरों में कुछ पहनती थी वो, लाश को वो सब पहना के कुसमी के जंगल में फेंक दिया गया। कुसमी क्या, वो जो सिंघाड़िया के पास उसे फेंक दिया गया। और शिखा और दीपू दोनों वहां से सीधे अपना अपना मोबाइल ऑफ करके सोनभद्र चले गए। यही वजह है कि जब शिखा के पिता ने वो बॉडी देखी तो उन्हें पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फेस से पहचाना भी नहीं जाना था, कपड़े, और ये बताया मैंने तागा और ताबीज जो वापस की गई थी मरने के बाद वो उसके गले में डाल दी गई, चप्पल उसके पैरों में डाल दी गई, पर्स जहां उसकी लाश फेंकी गई थी उसमें उसके पास ही फेंक दी गई। पर्स के सारे सामान शिखा के थे, ये उनके घर वालों ने वेरीफाई कर लिया। इसके बाद दोनों सुकून से चले गए। इतने जघन्य अपराध की प्लानिंग की सिर्फ इसलिए कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, वरना न हमारे घर के लोग या हमारे समाज के लोग, न लड़की के समाज के लोग इस शादी को या एक साथ रहने को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं 100 बार बता चुका हूं, अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन कुछ न कुछ छोड़ जाता है। ऐसा कुछ न कुछ छोड़ जाता है जहां से उसके पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाता है। और जैसे ही उसने एक कॉल की, पहली कॉल अपने घर के लिए, उसकी लोकेशन मिली और वो पकड़ गया। जिस समय शिखा और दीपू ये पूरी बात पुलिस के सामने बता रहे थे, सारे लोग सुनकर दंग रह गए, हैरान रह गए कि पूजा 25 साल की लड़की, 3 साल का उसका बच्ची 3,000 रुपए की लालच में सिर्फ जान देने के लिए आई थी। ये जिसको कहते हैं काम पिपासु नर पिशाचों ने उस अबोध महिला को, निरपराध महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया कि हम इत्मीनान से एक साथ रह सकें। सारे एविडेंस पुलिस ने इकट्ठा किए। खलासी बलराम, सोनभद्र में जो ट्रांसपोर्ट का कारोबारी था सुग्रीव जिसकी उम्र 35 साल थी, राखी दुबे और दीपू, इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वर्ष 2011 में ही चार्जशीट दाखिल हुई और ट्रायल शुरू हुआ। करीब करीब 7 साल तक दोनों जेल में रहे और लगभग हर हफ्ते कभी शिखा और कभी दीपू ये दरखास्त दिया करते थे जेल के अधिकारियों को। वहाँ भीतर से दरखास्त देने की स्वतंत्रता है तमाम पुलिस अधिकारियों को, तमाम जेल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े शासकीय अधिकारियों को कि हम दोनों को एक बैरक में रुकने की इजाज़त दी जाए। और चूंकि जेल मैनुअल में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हर बार जेल मैनुअल के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करके उनकी एप्लीकेशंस निरस्त की गई, रिजेक्ट की गई। लेकिन 7 साल बाद जब ये जेल से छूट कर आए तो दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। शिखा की शादी लुधियाना में एक व्यवसायी परिवार में हुई और दीपू की शादी गोरखपुर में ही लड़की से हुई, वो भी परिवार उसके ही समकक्ष था। दोनों के बच्चे भी हैं। इन दोनों की मुलाकात सिर्फ कोर्ट में जिस दिन समन किया जाता है इन्हें किसी गवाही के लिए, किसी साक्ष्य के लिए, तो कोर्ट में दोनों की मुलाकात होती है।
लिखने वाले ने यह भी लिखा है कि कोर्ट में ये कोशिश करते हैं कि आमने सामने एक दूसरे को देखें नहीं, ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कोई बातचीत न हो। ट्रायल अभी चल रहा है, ये दोनों क्या बल्कि चारों के चारों जमानत पर हैं, लेकिन साक्ष्य बहुत मजबूत हैं। विवेचना करने वाले ने बहुत अच्छे से विवेचना की है। किस्सा गोई परिवार के लोग जो वहाँ आसपास के हैं, जैसा मैंने बताया कि कमलेशपुरम कॉलोनी से गायब हुई थी ये शिखा दुबे, वो ज़रूर इस पूरे प्रकरण को जानते होंगे और वो नज़र रखें कि इसका ट्रायल के बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये आपका भी जानना जरूरी है और हमारा भी जानना जरूरी है। आज की घटना, 7 जन्म तक साथ साथ जीने मरने की कसम खाने वाले लड़का और लड़की ने एक मजदूर को, जो गरीब थी, निरपराध थी, 3 साल की बच्ची भी थी, पैसों की जरूरत भी थी, उसकी हत्या कर दी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग से उस निसहाय असहाय महिला का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी हत्या हो गई। 3 साल की बच्ची अनाथ हो गई। और जो बुखार इनका था वो जेल में भी चढ़ा रहा, लेकिन जेल से निकलते ही दोनों का बुखार उतर गया। दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली, घर बसा लिया, बच्चे हो गए। कहने का आशय ये कि किसी भी संबंध को, नेचुरली प्रेम संबंध को या और इस तरह के कोई संबंध हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका शादी से पहले का प्रेम संबंध है, किसी भी संबंध को हमेशा समय की कसौटी पर उसको परख लीजिए, तब उसमें कोई अंतिम निर्णय करिए। जल्दबाजी में जब जब इस तरह के प्रसंग में दोनों पक्षों ने जल्दबाजी की है, उसका हश्र यही हुआ है। मैं अलीगढ़ के एक एपिसोड के बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लगभग 60 से 65% लव मैरिजेस फेल हुई हैं। मेरी जानकारी में जो मेरे सामने प्रकरण आए हैं अलग अलग जिलों में, जहां मैं एसएसपी रहा हूं, जहां मैं एसपी सिटी रहा हूं, बड़े बड़े जिलों में, शायद वो इसी तरह के पागलपन, कम समय में किसी निर्णय पर पहुंचने वाले लोगों का हुआ होगा। लेकिन जिसने संबंधों को समय की कसौटी पर परखा, उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई। आज भी वो सक्सेसफुल हैं जैसे वो शादी से पहले थे। इसीलिए अगर सच्चे संबंध हैं तो समय चाहे जितना लगे उसमें कोई कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और अगर संबंध सच्चे नहीं हैं, सच्चे का मतलब सच्चे दिल से नहीं है, सच्ची नीयत से नहीं है, तो वो समय निकलते ही कमजोर हो जाएंगे और ज्यादा समय लगेगा तो टूट भी जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। आज मुझे अपने परिवार के लोगों से यही कहना है, किसी भी तरह के संबंध को समय की कसौटी पे परख लीजिए। एक ही दिन में कोई निर्णय मत करिए, एक हफ्ते में कोई निर्णय मत करिए। खूब समझ लीजिए, समय की कसौटी पे दोनों लोग उसको टेस्ट कर लें। अब अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट कर लें। अगर ये सही होंगे तो ये कभी टूटेंगे नहीं, कभी बिखरेंगे नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अपराध से अलग जिस बुलबुल के परिवार का मैं जिक्र कर रहा था, आज फिर मैंने बार बार कहा है कि अपराध से इसका कोई लेना देना नहीं है, किस्सा गोई से भी कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे अपने सबसे निकट के परिवेश में ये दिखाई दिया, इसलिए मैं शेयर करता हूँ और बार बार
कल के भी टिप्पणियों में ये बार बार अनुरोध हुआ है कि इसे आप अपडेट करते रहें। आज छुट्टी थी, सैटरडे था। दिन में कई बार मैंने बाहर निकलकर देखा कि क्या बुलबुल आई है, मदर बुलबुल, और करीब 1:30-2 बजे मैंने लोकेट कर लिया। वो आई थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। पास जाने में तो नेचुरली उड़ जाती, तो 2 बार 3 बार वो आती थी, खाना खिलाती थी, और पास की एक तो सामने की तरफ बिजली का तार है, या तो उस पर बैठ के घोंसले को देखती थी, या फिर हमारे पड़ोसी के जो कपड़े टांगने वाली डोरी लगी होती है उस पर बैठ के देखती थी। मेरा मन हुआ कि मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना लूं, या फिर अगर ये उड़े नहीं तो इसकी 2-1 फोटो खींच लूं और किस्सा गोई परिवार को इस बहुत ही खूबसूरत पक्षी, बर्ड की फोटो भेजूं। मैं जैसे ही कॉरिडोर में निकलकर अपने उस टेरेस गार्डन में उस घोंसले के पास आया, वो उड़कर पड़ोसी के जो कपड़ा फैलाने की डोरी है उस पर बैठ गई। मैं उसकी 3-4 अच्छी फोटो और 1 मिनट से भी थोड़े कम की वीडियो बना पाया, जब तक वो वहीं बैठी रही, कतई नहीं हिली। मैं 2 बार तब तक भीतर गया और बाहर। मेरी लालच ये थी कि जब वो खाना खिला रही हो तब मैं अगर वीडियो शूट कर सकूं या अगर मैं फोटो ले सकूं तो अच्छा होगा, लेकिन वो दूर से ही 1 मिनट उसने बच्चों को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, और बच्चे भी उसकी आवाज सुन के आवाज कर रहे थे और वो भी बच्चों की आवाज सुनकर आवाज कर रही थी। वीडियो में आप इसे ध्यान से देखिएगा। फिर भी शाम को जब वो घोंसले पर नहीं थी तो चावल के उसी पेस्ट को हमने और हमारी श्रीमती जी ने थोड़ा थोड़ा खिलाया। आज उतने भूखे नहीं लग रहे थे, ऐसा लगता था कि उसकी माँ ने पर्याप्त भोजन दिया है। अब दूसरा एक जो कष्ट है या दूसरी जो खतरा है कि ये बताया गया है कि बाज, चील और कौवे तीनों ही इन छोटे बच्चों का शिकार करते हैं जब तक कि इनके पर निकल नहीं आते। तो 24 घंटे उसकी रक्षा करना कौवों से या बाज से, चील से थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। चावल का पेस्ट इसलिए बार बार खिलाते हैं कि वो जल्दी उनके एक तो लू से लड़ने में वो सक्षम हो और जल्दी बड़े हो जाएं, पंख निकल आएं और वो अपनी जगह जहां उनको जाना है चले जाएं। तो इसलिए लास्ट में इस खूबसूरत पक्षी और वो कैसे निगरानी अपने बच्चों की कर रही है इसको, और बच्चों की आवाज़ और उनकी आवाज़ कैसे तालमेल खा रही है, ये ज़रूर देखें। मेरे टेरेस में एक छोटे से फाइकस बोनसाई में बना हुआ घोंसला और बगल में वो बुलबुल, खूबसूरत पक्षी बुलबुल बैठा हुआ। कुछ फोटोग्राफ हैं, एक वीडियो है, मैं अटैच करूँगा, आप देखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।